ये लास्ट वाली शॉर्टकट क्या थी? शॉर्टकट नंबर 26। यस सर। लगाएं शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक 27। शॉर्टकट 27 में हम एक कॉन्सेप्ट उठा लेते हैं। डायरेक्शन सेंस टेस्ट में जो एंगल रिलेटेड जो सवाल आते हैं, तो टॉपिक रहेगा डायरेक्शन सेंस टेस्ट। और उसके अंदर भी एंगल रिलेटेड जो ट्रिक है, एंगल रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसकी एक ट्रिक समझते हैं बड़ी अच्छी सी। ठीक है, पहला सवाल मैं बोलता हूं, आप अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है मोहन started walking towards north, लिखते चलें कॉपी में, towards north to reach his school after reaching the school, he turned 180 degree in CW का मतलब है clockwise direction, in clockwise direction and 45 degree in anti-clockwise direction। ठीक है, अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि which या in which direction he is facing now, ठीक है, 4-5 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है नॉर्थ ईस्ट, दूसरा है साउथ वेस्ट, नेक्स्ट इज नॉर्थ वेस्ट, नेक्स्ट इज नॉर्थ, एंड एक और है साउथ ईस्ट। ये 5 ऑप्शन दे रखे हैं। क्या हर बच्चे को सवाल तो समझ में आ रहा है? क्या कह रहा है? एक बंदा है मोहन, ठीक है, स्टार्ट करता है वॉकिंग को टुवर्ड्स नॉर्थ टू रीच, ठीक है, टू रीच हिज स्कूल। आफ्टर रीचिंग द स्कूल ही टर्न 180 in clockwise direction and then 45 डिग्री in anti clockwise। तो पहला सवाल बिल्कुल बेसिक वाला है। सबको पता है कि इस वाले सवाल में सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम डायरेक्शन बनाते हैं पहले, सबको पता है इस तरह से। तो ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, सबसे पहले वो नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा था, मतलब स्कूल नॉर्थ में था, तो वो ऐसे जा रहा था, इस तरह से, ऐसे। ठीक है, तो पहले वो ऐसे गया होगा, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में। यहां पर पहुंचकर उसको एकदम से अपना स्कूल जब मिल गया, तो उसके बाद उसने 180 रोटेशन करा दिया, 180 ऐसे घूम गया क्लॉकवाइज में। देखो 120 180 एक ऐसी वैल्यू है जो क्लॉकवाइज में घुमाएं या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएं, दोनों ही बार में वैल्यू जो है वो सेम आती है। क्लॉकवाइज में या एंटी क्लॉकवाइज में वैल्यू आती है सेम, क्योंकि 180 का मतलब क्या है, एकदम से वापस पीछे उल्टा। तो 180 पूरा घूमा, मतलब अब उसकी डायरेक्शन कहां है, अब उसकी डायरेक्शन नीचे साउथ डायरेक्शन में। कैसे? क्लॉकवाइज अगर हम घूमे, बट फिर वापस से उसने एंटी क्लॉकवाइज 45 और घूम गया। तो पहले इस डायरेक्शन में था, फिर वो इसमें हो गया नीचे वाले में, फिर घूमने के बाद एंटी क्लॉकवाइज वो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो ऐसे वाले केस में वर्टिकल पहले पढ़ते हैं, हॉरिजॉन्टल वाला पढ़ते हैं बाद में। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? साउथ ईस्ट। यस और नो? वैल्यू क्या हो जाएगी? साउथ ईस्ट। तो ऑप्शन नंबर जो ई है वो सही है। क्या इतनी बात हर बच्चे को समझ में आ रही? इस डायरेक्शन को पढ़ा जाएगा साउथ ईस्ट। यस और नो? यस सर। तो पहला वाला तो मैंने सवाल दिया है जिसमें एक एंटी क्लॉकवाइज था, एक क्लॉकवाइज था। ठीक है, एक एंटी क्लॉकवाइज था, एक क्लॉकवाइज था। बढ़िया, आगे। अब जरा सवाल को थोड़ा और टफ बनाते हैं।
पढ़े आगे। यस सर। तो ये वाला तो डायरेक्टली हो जाएगा, इसमें तो कोई ऐसा कुछ हाई फाई कुछ था नहीं, बट क्वेश्चन नंबर 2 से चीजें और ना मुश्किल हो जाएंगी, तो उसमें कैसे वो ट्रिक लगाई जाए वो समझते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है, मैं क्वेश्चन बोलता हूं, आप सिर्फ जो इंफॉर्मेशन है बस वो नोट करना अपने अपनी कॉपी में। मैं क्वेश्चन बोलता हूं, अ मैन इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, ये उतार लो कॉपी में, फेसिंग साउथ, है ना, अ मैन फेसिंग टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, देन ही रोटेट 90 डिग्री टुवर्ड्स एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद क्या हुआ, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वो घूम गया। पहले कहां उसकी शक्ल थी, वो फेस कर रहा था साउथ, उसका फेस किधर था, साउथ डायरेक्शन में, फिर वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया। उसके बाद कह रहा है एंड टर्न 45 डिग्री इन सेम डायरेक्शन। 45 डिग्री इन सेम डायरेक्शन का मतलब है जो पिछली वाली डायरेक्शन थी, मतलब अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है तो एंटी क्लॉकवाइज ही 45 और घुमा दो, ठीक है, 45 और घुमा दो एंटी क्लॉकवाइज भी। कह रहा है इन द सेम डायरेक्शन एंड फाइनली रोटेट्स, ठीक है, फाइनली रोटेट्स 270 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब कह रहा है इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, चार ऑप्शन दे रखे हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। क्या हर बच्चे को सवाल तो समझ में आया? अब देखो बेटा इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक बड़ी काम की है कि बच्चा क्या करता है, एक एक को उठा उठा के सबको जोड़ना शुरू करता है, जबकि ऐसा नहीं करना है। आप पूरे सवाल को एक साथ एक ही जगह खत्म कर सकते हो। कैसे? आप दो कॉलम बनाया करो इस तरह के सवालों में, एक बनाओ क्लॉकवाइज के लिए, एक बनाओ एंटी क्लॉकवाइज के लिए, और जितने भी क्लॉकवाइज वाले सारे एंगल हैं उनको इस तरफ लिखना है क्लॉकवाइज में। इस सवाल में क्लॉकवाइज वाला एक ही वैल्यू विच इज 270, तो इधर लिख दिया। एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ पे दो बार घुमाया गया है, तो एक वैल्यू है 90, एक वैल्यू है 45, ठीक है। अब ये ट्रिक समझो ध्यान से, जब आपने टोटल वैल्यूज लिख दी तो यहां पर इन सबका सम करना है, दो वैल्यूज थी, इन दोनों का सम कितना आ गया, 135, 135। तो बड़ी वैल्यू आप देख पा रहे हैं, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है, ठीक है। तो हमेशा आप बड़ी वाली में से ही छोटी वाली माइनस कर दें, तो 270 माइनस जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वही हमारा आंसर होगा। 270 माइनस 135 बराबर ये आता है 135। अब 270 कैसी वैल्यू थी, क्लॉकवाइज, ये वैल्यू कैसी थी, एंटी क्लॉकवाइज। अब वैल्यू जो बड़ी वाली है ये खुद में 270 थी, उसमें से 135 एंटी क्लॉकवाइज चला भी जाएगा तो भी जो रिजल्ट आएगा वो क्लॉकवाइज का बचा हुआ अमाउंट है, यानी कि ये जो आंसर आएगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, 135 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब इनिशियली इंसान ने कहां फेस किया हुआ था, यहां देखो ध्यान से, इनिशियली कहां फेस था उसका, साउथ में। तो यहां देखो ध्यान से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ की तरफ मुंह था, मतलब वो इधर की तरफ देख रहा है, ऐसे डायरेक्शन है उसकी। अब इधर की तरफ वाला इंसान क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब 135 घूमेगा तो कहां जाएगा, जल्दी बोलो। अरे क्लॉकवाइज कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है, या सुनो। और ये हिस्सा कितना होता है, 90, तो ये हिस्सा हो गया 90, ये हिस्सा कितना हो गया, अब यहां पर इतना जाकर 45 होगा, तो 90 प्लस 45 कितना होता है, 135। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, ऐसे घुमाओ, तो कहां चला गया वो, पहले वर्टिकल वाला बोलते हैं उसके बाद हॉरिजॉन्टल वाला, तो नॉर्थ पहले बोलेंगे, वेस्ट बाद में, वेस्ट नॉर्थ नहीं, नॉर्थ वेस्ट, तो पहले ऑप्शन सही है। ईमानदारी से वो सारे बच्चे हैंडल्स करेंगे जिनको ये बात समझ में अच्छे से आ गई। क्या किया हमने, डायरेक्शन सेंस टेस्ट वाले सवालों में क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में दिमाग खराब जब हो जाए या कई बार एक के बाद रोटेशन करा दे, तो बजाय सवाल को उठा में एक एक वैल्यू पकड़ पकड़ के घुमाने के, आप सीधे एक ही जगह सारे क्लॉकवाइज सारे एंटी क्लॉकवाइज क्लब कर दो और उनका जो डिफरेंस है उस डिफरेंस की वैल्यू निकाल लो। क्या इतनी बात हर बच्चे को समझ में आती है? ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ूंगा, पूरा सवाल नहीं लिखना है, सिर्फ अपने हिसाब से जो इंफॉर्मेशन है वो उतारनी है और मुझे फाइनल आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 सुनो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, अ मैन इज स्टैंडिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, लिखो कॉपी में, स्टैंडिंग इन ईस्ट का मतलब है ईस्ट की तरफ फेस है उसका, ईस्ट की तरफ उस बंदे ने फेस किया हुआ है, ठीक है, स्टैंडिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, फ्रॉम हेयर ही टर्न 100 डिग्री क्लॉकवाइज, 100 डिग्री CW, and then 135 degree
एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। 135 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज। किस डायरेक्शन में अब उसका मुंह हो चुका है, जल्दी बोलो। ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ ईस्ट में, जल्दी। नॉर्थ ईस्ट। नहीं, नॉर्थ ईस्ट तो ऑप्शन ही नहीं है। नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन है, साउथ ईस्ट ऑप्शन है। ईस्ट। ओनली ईस्ट या साउथ ईस्ट? ईस्ट सिर्फ। नहीं, चेक करो एक बार। A man is standing in east direction. From here he turn 100 degree clockwise and then 135 anti-clockwise. तो काट पीट कर कितना आया? क्लॉकवाइज में मिलेगा कितना? 135 माइनस 100 यानी कि 35, और वो भी कौन सा? CW। 35 घुमाओगे अप्रोक्सीमेट 45 35, ये जैसी वैल्यूज हैं कि अप्रोक्सीमेट आप कहीं बीच में ही एग्जिस्ट करोगे, ठीक है ना? अरे क्लियर है क्या? तो इसका फाइनल आंसर कितना है? फाइनल आंसर क्या बेटा? 35 डिग्री। हाँ, 35 डिग्री अगर जो बचेगा वो क्लॉकवाइज में जाना ना हमें। तो यहाँ देखो जरा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। स्टैंडिंग इन ईस्ट डायरेक्शन का मतलब है आप इधर मुंह करा लो उसका। क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है तो देखो ऐसे घूमेगा ना, लास्ट में ऐसे घूमेगा, तो ये लगभग लगभग इधर मुंह हो जाएगा इसका। इस वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? साउथ ईस्ट बोलेंगे ना, यस और नो? सब बच्चे सर 35 डिग्री क्लॉकवाइज कैसे आया? एंटी क्लॉकवाइज आएगा ना? एंटी क्लॉकवाइज। एक सेकेंड, उल्टा लिख गया क्या ये? स्टैंडिंग इन ईस्ट डायरेक्शन है, फ्रॉम हियर ही टर्न्स 100 डिग्री क्लॉकवाइज है, 135 उल्टा। मैंने एक्चुअली में मुझसे गलती हुई है बोलने में ना, एक्चुअली में 135 क्लॉकवाइज है, तो ठीक कर लो। जो एक्चुअल क्वेश्चन पूछा गया, ये सारे सवाल पूछे सवाल है। 135 क्लॉकवाइज था बेटा, इसमें गलती हो रही है, और 100 डिग्री था एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है? कर लोगे अब? ठीक है, यस और नो? क्वेश्चन नंबर 4 खुद से करना है, इंफॉर्मेशन उतारेंगे। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा, अब मैं कुछ लिखूंगा नहीं। अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन दी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन दी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। पढ़ूं आगे। फ्रॉम हेयर ही टर्न्स 540 डिग्री। फ्रॉम हेयर ही टर्न्स 540 डिग्री clockwise, then 315 degree 315 degree anti-clockwise, and again 270 degree in same direction. मैं एक बार पूरा सवाल दोबारा पढ़ता हूं। A person is standing in the northwest direction. From here he turns 540 degree clockwise and then 315 degree anti-clockwise and again 270 degree in same direction. लिखा इतना? लिखा? Yes, sir. Finally he rotate 135 degree clockwise. अब पता लगाओ वो इंसान किस डायरेक्शन में खड़ा हुआ है, किस तरफ उसका फेस हो गया होगा। 4 ऑप्शन देता हूं मैं। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट। बाकी लोग? नॉर्थ ईस्ट। सारे क्लॉकवाइज जोड़ने पर कितना आ रहा है? सारे क्लॉकवाइज का सम कितना आ रहा है?
क्लॉकवाइज का 670. 675, और जो एंटी क्लॉकवाइज का सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 585 डिग्री। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो क्लॉकवाइज में आएगा, जो बड़ी वैल्यू होती है उतना ही आता है डिफरेंस। तो 675 माइनस 585, मजाक मजाक में आ गया 90 क्लॉकवाइज। अब खड़ा कहाँ था वो इंसान? वो खड़ा था नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में खड़ा था, मतलब वो इस डायरेक्शन में मूव करके खड़ा हुआ था। उसको 90 घुमा दो क्लॉकवाइज में, 90 घुमाओगे क्लॉकवाइज में तो वो ऐसे घूमकर इस तरफ आ जाएगा। और इस डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? पहले वर्टिकल बोलते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो ईस्ट नॉर्थ नहीं, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। कुछ बच्चे इसमें भी उल्टा बोलते हैं। क्या इतनी बात हर बच्चे को समझ में आती है? Yes, sir. अरे सब बच्चे बोलो भाई अपना अपना जल्दी। एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसके बाद में फिर टॉपिक चेंज कर देंगे। हैंड जल्दी फटाफट से, कर पा रहे हैं सब बच्चे? एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं बढ़िया वाला। अ पर्सन स्टैंडिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, जो इंफॉर्मेशन है वो उतारते चले कॉपी में। अ पर्सन स्टैंडिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, फ्रॉम हेयर ही रोटेट 145 क्लॉकवाइज, 145 क्लॉकवाइज, कॉमा 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, कॉमा 170 डिग्री क्लॉकवाइज। सर आप रिपीट कर सकते हैं प्लीज? 145 क्लॉकवाइज, 145 क्लॉकवाइज, 120 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, फिर आगे कॉमा लगा के 170 डिग्री क्लॉकवाइज, कॉमा 125 डिग्री क्लॉकवाइज। उसके बाद दोबारा से एंड 110 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 110 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्वेश्चन है इन विच डायरेक्शन द पर्सन इज स्टैंडिंग नाउ। चार ऑप्शन मैं आपको देता हूं, खुद से करना है सवाल ये। साउथ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ वेस्ट। नहीं, South. क्लॉकवाइज का टोटल सम कितना आया? चलिए बोलो सब बच्चे, क्लॉकवाइज का 440. टोटल सम कितना आया भाई? 440। एंटी क्लॉकवाइज का टोटल सम कितना आया? 380। चेक कर लो एक बार, तो कितना होगा? 440 माइनस 380 कितना हो गया? 60 डिग्री। बट बड़ी वैल्यू कौन सी? क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज में 60 डिग्री घुमाना है। अब वो खड़ा कहां था? खड़ा कहां था? ईस्ट डायरेक्शन में खड़ा हुआ था। एंटी सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप घुमाओगे बेटा तो लगभग लगभग यहां आएगा। ठीक है ना? तो ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन होगी। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। फटाफट से वो सारे बच्चे करेंगे हैंड रेज जिनको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गया। फटाफट कर दो। ठीक है, बढ़े आगे। अरे मुंह में आवाज नहीं, सबकी जल्दी जल्दी बोल दो। यस सर। 27 वाला हो गया, 28 लगाओ हेड।
शॉर्ट ट्रिक 28। शॉर्ट ट्रिक 28 में क्यूब वाले सवाल जरा समझते हैं। क्यूब वाले सवाल, उसमें एक ट्रिक है बड़ी काम की कि नॉर्मल जो एक क्यूब होता है बेटा, सबको पता है नॉर्मल जो एक क्यूब है, ठीक है, उसमें 6 फेस, 8 कॉर्नर्स या वर्टेक्स और 12 एजेस होती हैं, ठीक है। एक सवाल आता है, जैसे एक सवाल है, कह रहा है एक क्यूब है ऑफ ईच साइड 4 सेंटीमीटर, एक क्यूब ऑफ ईच साइड 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, हैज बीन पेंटेड, 3 ये हैं पर्पल, रेड एंड ग्रीन, 3 कलर में उसको पेंट किया है ऑन ऑपोजिट फेसेस, आमने सामने से ऐसे कर दिया। इट इज देन कट इनटू स्मॉलर क्यूब्स ऑफ ईच साइड 1 सेंटीमीटर। अब यहां से सवाल शुरू होता है, ईच साइड 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो पहली चीज जो आपसे पूछेगा वो पूछेगा टोटल क्यूब्स कितने होंगे, मतलब छोटे छोटे जो क्यूब्स कट के बाहर आएंगे वो टोटल जो क्यूब्स हैं वो कितने होंगे। तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, टोटल क्यूब्स क्या होंगे, एक्चुअल में एन का होल क्यूब होंगे, ठीक है, एन का होल क्यूब, ये कॉन्सेप्ट है। बड़ी जो एन है वो कैसे आएगी, तो ये बड़ा ही सिंपल तो लॉजिक है। आप ये देखो कि बड़े वाले की साइड कितनी है, तो बिगर साइड डिवाइड बाय, आप स्मॉलर वाले की जो साइड आपको रखनी है उससे आप कर दो डिवाइड। इस सवाल के लिए 4 सेंटीमीटर की बड़े वाले की साइड है और हम छोटे छोटे जो क्यूब्स हैं उनमें 1-1 सेंटीमीटर की साइड चाहते हैं, तो 4/1 इज इक्वल्स टू 4 और यही हमारे एन की वैल्यू है। तो टोटल क्यूब कितने आ गए, 4 के ऊपर पावर लगा दो 3, यानी कि मजाक मजाक में 64। इज दिस क्लियर टू ऑल? Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले क्यूब में एक चीज पूछता है कि काटे जाएं तो पहले कितने क्यूब बनेंगे, तो कितने क्यूब बनेंगे इस तरह से बनाएंगे, एन का क्यूब, यहाँ पे एन कुछ नहीं बल्कि दोनों साइड्स का रेशियो है, बड़े वाले की साइड जितनी है उतना जितने की आपको छोटी वाली रखनी है उससे करेंगे डिवाइड और वहां से निकालेंगे एन की वैल्यू। इज दिस क्लियर टू ऑल? बाकी लोग Yes, बोलोगे, सब बच्चे अपना अपना जो रेस्पॉन्स है बोलते जाओ जल्दी, क्लियर है? Yes. अब टॉपिक Yes, तो sir. यही है, बस मैं हल्का हल्का चेंज करूंगा, सवाल यही चल रहा है, सवाल यही है, अब शॉर्टकट थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक नंबर 29, शॉर्ट ट्रिक 29, इसमें और क्या पूछता है, अब इसमें आपसे पूछेगा कि हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विल हैव 3 साइड पेंटेड, कितने क्यूब्स ऐसे होंगे जिनमें 3 तरफ से 3-3 साइड पेंट होंगी। 4 ऑप्शन रखे हैं, ए बी सी डी, 64, 32, 24 एंड 8। तो सबको पता है जी क्यूब कैसा, ऐसा, थोड़ा दिमाग लगाओ। अगर सपोज तुमने बोला जी इधर पर्पल है ना, यहाँ पीछे की तरफ यहाँ पे ग्रीन है इस तरफ से, और कौन सा था, एक था रेड, पर्पल रेड ग्रीन, ठीक है, सामने वाला जो है वो रेड। अब लॉजिक बड़ा सिंपल सा क्या बोलता है कि जो कॉर्नर वाले पॉइंट है, ये वाले पॉइंट, क्या आपको नहीं लगता कि जो कॉर्नर वाले पॉइंट होंगे ये ऐसे पॉइंट होंगे जिन पर 3-3 कलर आपको मिल जाएंगे, यस और नो? भाई 3 फेसेस का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, यस और नो? एक पीछे की फेस है, एक ये वाली फेस है, एक ना एक नीचे वाली फेस है, तो हर एक कॉर्नर पर क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जो पॉइंट मींस एक्चुअल में वहां पे क्यूब होगा, छोटे छोटे क्यूब काट रहे हैं ना हम लोग,
आप थोड़ा इमेजिन करोगे कि ये 3D फिगर है, ये एक 3D फिगर है, एक बड़ा क्यूब है भाई, उसमें से ऐसे करके आपने छोटा क्यूब निकालना है। क्या हर बच्चा फील कर पा रहा है इस टॉपिक को? तो उस क्यूब में 3 फेस है ना, पेंट हो अलग अलग कलर से, एक ऐसा होगा, एक ऐसा होगा, एक पीछे की साइड से ऐसा होगा। तो ऐसे जो क्यूब्स मिलते हैं बेटा, वो कहाँ मिलते हैं? वो कॉर्नर पे मिलते हैं। और अभी अभी हमने बात की थी कि क्यूब में जो कॉर्नर पॉइंट होते हैं, जो वर्टेक्स पॉइंट होते हैं, वो हमेशा 8 होते हैं। तो इसमें ट्रिक बड़ी सिंपल सी ये है कि जब भी कभी 3 फेस पेंट या 3 साइड पेंट वाला सवाल आ जाए, साइड मत बोलो, इसमें थोड़ा सा और अच्छा बोल दो, उसको फेस बोल दो। साइड का मतलब एक्चुअली लगेगा आपको लाइन है, फेस का मतलब थोड़ा सा ना और अच्छा लगेगा। 3 फेसेस जो जिसमें में पेंट हो जाए, तो 3 फेस पेंट के लिए जो ट्रिक है वो बड़ी सिंपल सी है कि इसका जो आंसर है, ठीक है, इसका जो आंसर है वो ऑलवेज 8 आता है। इसमें कोई कैलकुलेशन मत करने बैठ जाना, 3 साइड पेंट वाले में आंसर हमेशा 8 आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जब भी कभी कह दे कि बड़ा सा क्यूब है, उसमें हमने ऐसे पेंट कर दिया है 3 कलर से, है ना, और पता लगाओ छोटे छोटे चाहे किसी भी साइज में काटे, फर्क नहीं पड़ता, 3 साइड जिन क्यूब्स के अंदर पेंटेड हो जाएंगी, ऐसे टोटल तुम्हें 8 मिलेंगे। या आसान भाषा में जो ऑलवेज 8 है वो क्या है? वो 8 कॉर्नर पीसेस हैं। क्या इतनी बात हर बच्चे को समझ में आती है? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, ये सवाल काफी है इस वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। जब भी 3 साइड पेंट वाला सवाल आ जाए, सीधे उसका आंसर 8 लगा दो, काम खत्म। अगली शॉर्टकट जो इसी टॉपिक के ऊपर बनेगी, क्योंकि सवाल बदल जाता है, शॉर्टकट नंबर 30। सवाल में अब आपसे पूछेगा कि बिल्कुल ऐसे ही सवाल होगा सब कुछ, ये क्वेश्चन अलग आता है। एक बड़ा क्यूब है, पेंट कर दिया, काट दिया, और पूछेगा आपसे नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, ठीक है, हैविंग 2 फेसेस पेंटेड, जिनमें 2 फेस पेंट हो जाए। अब भाई 2 फेस पेंट कराने हैं, तो इसके लिए एक फिर से एक फॉर्मूला n-2 इंटू 12। सीधी एक बड़ी ही कमाल की ट्रिक है, n-2 इंटू 12, n-2 इंटू 12। अब n का मतलब क्या है? यहां पर जो n स्मॉल वाला n है, एक्चुअली ये वो पिछला वाला नहीं है। एक साइड से कितने क्यूब कट रहे हैं? तो देखो ध्यान से, 4 सेंटीमीटर की फुल लेंथ थी ये वाली, 1 सेंटीमीटर के हमने 4 काटने एक साइड से ऐसे। तो ये 1 2 3 4, टोटल यहाँ पे n की वैल्यू 4 लगाएंगे। कितना? 4 कर दो। तो 4 - 2 इंटू 12, विच इज 12 इंटू 2, यानी कि टोटल 24 ऐसे क्यूब्स होंगे जिनकी दो दो जो फेसेस हैं वो पेंट हो जाएंगे, 2 फेस पेंट हो जाएंगे। टोटल 6 फेस होते हैं, बट 2 फेस पेंट हो जाएंगे। इज दिस क्लियर टू ऑल? Yes, sir. बाकी लोग जल्दी बोलते जाओ। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। शॉर्टकट नंबर 31 सवाल में, इसमें और क्या ट्विस्ट आता है? 31 अगला फॉर्मूला वो बोलेगा इस बार कि नंबर ऑफ स्मॉल, सवाल पूरा सेम चलेगा, बस लास्ट में जो क्वेश्चन बदलता है वहां से मैं चेंज कर रहा हूं। नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स निकालो हैविंग वन फेस पेंटेड। इसके लिए जो हम ट्रिक लगाएंगे वो क्या है? 6 टाइम्स ऑफ n-2 होल स्क्वायर। 6 टाइम्स ऑफ n-2 होल स्क्वायर। n निकालने का तरीका सेम है, n जो है वो सेम है जैसे पिछली बार निकाली थी, बिल्कुल वही है। आप बस इतना देख लो कि एक साइड से कितने क्यूब कट रहे हैं। तो अगर 4 काटे थे हमने इस बार, तो n की वैल्यू इस बार भी हम 4 ही लगाएंगे। एक फेस में इस साइड से 4 काट रहे थे ऐसे सामने से देखने पर, तो लगाओ जरा। तो 6 यहां लगा दो, 4 - 2 होल स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4, वैल्यू फिर से आ जाएगी 24। क्या इतनी बात हर बच्चे को समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, कितना करेंगे और डन बोलो, कितना कर दो, डन बोल दो। done, sir. Done, sir. Done? Done, sir. बहुत बढ़िया। शॉर्टकट नंबर 32
टॉपिक फिर से करते हैं चेंज। यहाँ पे आके क्यूब वाले सवाल, हर तरह का सवाल आप कर पाओगे क्यूब में, जो खासकर क्यूब में पेंटिंग वाले सवाल आते हैं उसमें टाइम लग जाता है बच्चे को गिनने में। चलो भाई, शॉर्टकट नंबर 32। अब सीखते हैं, हमने एक टॉपिक पढ़ा था पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, याद आ रहा वो तुमको? पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, इसकी ट्रिक लगाते हैं। कुछ बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में बच्चे उसको क्या करते हैं, पेपर को काट कर उसी से विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, बट वो भूल जाते हैं कि एक्चुअल में नाम भले इसका पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग है, बट अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो ये सवाल वाटर एंड मिरर इमेज के सवाल होते हैं। कैसे? तो यहां पे एक ट्रिक लिख लो कि इस केस में हमेशा टेक मिरर और वाटर, जो भी रिक्वायर्ड हो, मिरर और वाटर इमेज with respect to क्रीज लाइन। क्रीज लाइन वो होती है जहां से पेपर को मोड़ा जा रहा है, क्रीज लाइन। पहला सवाल जरा समझते हैं ध्यान से कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, और जो बच्चा इस तरह से पढ़ेगा उसको चीजें थोड़ा ना जल्दी टाइम ना कम लगेगा इसमें। जैसे सवाल ये हुआ करता था कि यहाँ पे एक क्रीज लाइन बनाई, इसको ऐसे मोड़ दिया, फिर उसके बाद में है ना जो ये वाला था उस हिस्से को ऐसे मोड़ दिया, इस वाले में यहां पर अब कटिंग करा दी, या है ना काट के बाहर निकाल दिया। और वो कह रहा है 4 ऑप्शन है भाई तुम्हारे पास, खोलने के बाद पता लगाओ कि ये कौन सा वाला आएगा। क्या हर बच्चे को सवाल तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इस तरह के सवाल आपने किए थे, तो क्या बताया जा रहा है कि इसको बजाय पेपर फोल्डिंग कटिंग करने के या पेपर के फॉर्म में याद करने के, आप इसको मिरर और वाटर इमेज समझकर इस सवाल को जल्दी कर सकते हो। क्या करना है, जहां पर भी क्रीज लाइन है या जहां से भी उसको मोड़ा गया है, आप मान लो कि वहीं पर शीशा रखा हुआ है, ठीक है, वहीं पर शीशा रखा हुआ है। तो देखो एक बार ऐसे जो शीशा रखा है मतलब यहां पे लगा हुआ है शीशा बीच में, और इस एरो का मतलब क्या है कि इधर वाली ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो राइट साइड में बन रही है, लेफ्ट साइड वाले ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो राइट साइड में बन रही है। ऐसे ही यहाँ पे जो भी कुछ है उसकी इमेज नीचे बनानी है, ठीक है। अब जब आप ये वाला काम कर देते हो उसके बाद आपको उल्टा बिल्कुल वैसे ही उसी सीक्वेंस में लौटना है जिस सीक्वेंस में आए थे, मतलब पहले ये किया था फिर ये किया था, तो लौटोगे तो पहले ये करना पड़ेगा फिर ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे कहानी समझते हैं। पहला हिस्सा जो बनाना है वो क्या है, बिना काटे पीटे सबसे पहले मानो कि यहाँ पे शीशा रखा हुआ है तो इसकी मेरे इमेज बना दो यहाँ पे, तो पेज ऐसा हो गया, और ये तो था ही था, इसकी इमेज और बना दी। उसके बाद मान लो कि शीशा यहाँ रखा हुआ है तो इसकी इमेज यहाँ बना दो, मतलब जीरो ये है ना, ये जो जीरो लाइक जो स्ट्रक्चर है दो सर्कल जैसी, तो दोनों ही सर्कल जो है वो अपने ही जैसे बनेंगे यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हो जाएगा। ईमानदारी से बताएं कि क्या हर बच्चे को मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ बच्चे इसको मिरर इमेज कॉन्सेप्ट से नहीं करते, पेपर को फोल्ड करते रहते हैं, फाड़ते हैं, उससे बहुत टाइम लगा देते हैं। क्लियर है सबको? जल्दी। Yes, sir. Yes, sir. पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग को आगे से मिरर एंड वाटर इमेज वाले फॉर्म से करना है। जल्दी से 2-3 सवाल देता हूं, कोशिश करनी है खुद से बताना कौन सा ऑप्शन सही है। 3-4 सवालों की कर लेते हैं प्रैक्टिस जल्दी। ऐसे नहीं, गोली बना लो। ये था, और इसमें यहां क्रीज लाइन बना के ये डाल दिए, उसके बाद जो आया उसमें ये बना दिया इस तरह से, और उसके बाद इसमें कर दिए जी 2 होल। अब बात आ रही है कि जब ये पूरी फिगर खुल जाएगी तो शक्ल कैसी होगी? क्या करना है, जिस सीक्वेंस में गए थे काटने पीटने उसका उल्टा करते चले।
ये होगी, ये होगी, ये होगी, या ये होगी। तो क्या करना है? सबसे पहले इस वाले के लिए मान लो यहां शीशा रखा हुआ है, तो इसकी मिरर इमेज बनाओ ऐसे, तो पहले ये बना दिया। फिर मान लो शीशा यहां रखा हुआ है, तो इस पूरे हिस्से की बनाओ मिरर इमेज इस तरफ, यानी कि डबल जीरो यहां से और यहां से भी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्या हर बच्चे को आ रही बात समझ क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. कर लोगे? हाँ जी, कुछ पूछना है? अरे कोई डाउट है क्या? नो डाउट, चलो। कौन सा नंबर था ये? 32, लगाओ 33। टॉपिक फिर से करता हूँ चेंज। तो पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग में ये वाली ट्रिक मत भूलना, बाकी चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, इससे क्या है, तुम्हें पेपर फाड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हें विजुलाइज भी नहीं करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको पेपर फाड़ना है, फोल्ड करना है, काटना है, वो नहीं। आप इजिली मिरर एंड वाटर में से करना है सवाल को। शॉर्टकट नंबर 33, और ये है बेटा एक बड़ा ही कमाल का टॉपिक, जो कि शायद आपने अभी नहीं पढ़ा है इसको, इन इक्वेलिटीज। इन इक्वेलिटी कुछ नए अंदाज में मैं समझाता हूं इसको। तुम एक काम करो, देखो इनइक्विलिटी में कौन कौन सी शक्लें आएंगी? या तो ये, और या तो ये, फिर या तो ये वाला, या तो ये वाला, या फिर कई बार बराबर, यानी कि इक्विलिटी भी आपको वहां मिल जाता है। इस वाले को मैं बना रहा हूं मेरा पहला ग्रुप, ये वाला मेरा पहला ग्रुप है, दिस इज माय सेकंड वन, सेकंड ग्रुप, और इस वाले को हमने थर्ड ग्रुप में डाला है। ठीक है, अब एक नए अंदाज उतारना कर देना बंद। मैं पहले ग्रुप को बेटा नाम दे रहा हूं किंग, किंग मतलब राजा। दूसरे को नाम दे रहा हूं सिपाही, सोल्जर। तीसरे को नाम दे रहा हूं जी पब्लिक। क्या नाम दे रहा हूं? पब्लिक। क्या क्या है? किंग, सोल्जर, पब्लिक। किंग, सोल्जर, पब्लिक। अब कॉमन सेंस क्या कहता है भाई? कॉमन सेंस क्या कहता है? प्रेफरेंस के बेसिस पर अगर बोला जाए तो सबसे बड़ी वैल्यू किसकी होगी? किंग की। अरे ऐसा नो, सोल्जर मींस आप समझ लो कि उसका बड़ा सिपाही है ना, उसका सेनापति है। तो सबसे बड़ा कौन है? राजा। उसके बाद कौन आएगा? सेनापति। और उसके बाद आ जाएगी, बच गई जो आम जनता, पब्लिक। ठीक है, तो जब भी कभी सोल्जर और पब्लिक में प्रेफरेंस करनी पड़े तो सोल्जर को प्रेफरेंस देंगे, पब्लिक जी पीछे छूट जाएगी। किंग पब्लिक में करनी पड़े तो किंग को प्रेफरेंस देंगे, किंग सोल्जर में करना पड़े तो फिर किंग को प्रेफरेंस देंगे। क्या मेरी इतनी बात समझ आ रही? मैं क्या बोल रहा हूं? मैं तुमसे कह रहा हूं कि पहला वाला ग्रुप और दूसरा वाला ग्रुप एक साथ कहीं लिखा हुआ है, तो इसमें से कौन सा चुनोगे? तो तुम बोलोगे सर पहला ग्रुप जो है वो किंग ग्रुप है। अरे ये खुद का बनाया हुआ यार, आसान भाषा में समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, दूसरा दूसरा ग्रुप क्या है? सोल्जर ग्रुप है। तो किंग और सोल्जर में किंग बड़ा है, तो किंग वाले ग्रुप को हम देंगे प्रेफरेंस, सोल्जर को भूल जाएंगे। सोल्जर पब्लिक में से सोल्जर को देंगे प्रेफरेंस और पब्लिक को भूल जाएंगे। मुंह से बोलो, इज दिस क्लियर टू ऑल? किंग पब्लिक में से किंग को चुनेंगे sir. और पब्लिक को भूल जाएंगे। अब जरा कुछ सवाल समझते हैं जो कि इस वाली ट्रिक से बड़ा ही आसान हो जाएंगे, वरना तुम थोड़ा सा लंबा परेशान रहोगे इसमें। तो इसमें सवाल आते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले। जैसे स्टेटमेंट ये है, लिखो कॉपी में। स्टेटमेंट कह रहा है h लेस देन और इक्वल्स टू t इज इक्वल्स टू u लेस देन v ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x ग्रेटर देन q। कह रहा है ये पूरा एक स्टेटमेंट है और ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। अब कह रहा है इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, या कौन सा वाला जो कंक्लूजन है वो सही कंक्लूजन है। दो ऑप्शन दे रहा हूं मैं फिलहाल, पहले इन दो में से चेक करना है। h इज ग्रेटर देन t और v इज ग्रेटर देन h। सुनो भाई बहुत ध्यान से, h इज ग्रेटर देन t, v इज ग्रेटर देन h। सबसे पहले पहला वाला h और t के बीच में काम कर रहा है, तो आप पहले h और t को दबोच लो। h कहां है? यहां दबोच लिया इसको, और t कहां है जी? यहां पे।
अब इनके बीच में कौन सी वाली इनिक्विटी काम कर रही है? सिर्फ एक इनिक्विटी काम कर रही है, विच इज दिस वन। ठीक है, क्या ऐसी इनिक्विटी यहां दे रखी है? नहीं, यहां तो कुछ उल्टा ही दे रखा है। इसलिए हमारा जो पहला कंक्लूजन है वो एक रॉन्ग कंक्लूजन है, गलत है। क्या मेरी इतनी बात समझ आ रही है? उतारना मत, पहले सुनना ध्यान से। पहला वाला जो कंक्लूजन है वो एक रॉन्ग कंक्लूजन है। अच्छा, क्या हो अगर मैं दूसरे वाले की वैलिडिटी चेक करूं? V और H के बारे में बात करनी है। उतार नहीं भाई, सुनना ध्यान से। देखो V कहां है? V यहां पर है। H कहां है? H यहां पर है। अब सिर्फ बीच वाले ये क्या नाम है ना, जो साइन है, सिर्फ उनको देखना है। देखो जैसे यहाँ पे T है, T को भूल जाओ, U को भूल जाओ, सिर्फ साइन देखो, साइन। H और V के बीच में कितने साइन आ रहे हैं? 3 साइन आ रहे हैं। एक ये वाला आ रहा है, लेस देन और इक्वल्स टू वाला। एक आ रहा है इक्वल्स टू वाला। एक आ रहा है ओनली लेस देन वाला। लेस देन और इक्वल्स टू कौन है? सोल्जर, है ना। इक्वल्स टू कौन है? पब्लिक। और ओनली लेस देन कौन है? किंग। तो इन तीनों में हम किसको प्रेफरेंस देंगे? किंग जी को। मतलब हम बोलेंगे H इज लेस देन V। क्या मेरी इतनी बात में आ रही है? ये सही होगा। अब यहाँ पे इसने V पहले लिख दिया है, तो V की तरफ जैसे यहाँ पे मुंह खुला हुआ ना V की तरफ, वैसे ही हमने यहाँ देखा ध्यान से, तो यहाँ पर भी V की तरफ मुंह खुला हुआ था। मतलब ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। वो सारे बच्चे हैंड रेज करेंगे जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आया। किंग, सोल्जर, पब्लिक से इनइक्विटी के सवाल बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अरे पक्की बात है, Yes, sir. बढ़ जाए आगे। क्या Yes. 2-3 सवाल तुम्हें दूं तो क्या पहली कोशिश खुद से करोगे? नहीं आएगा बताऊंगा। चलो 3 सवाल करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेटमेंट, कंक्लूजन। थर्ड, स्टेटमेंट, कंक्लूजन। एंड फोर्थ क्वेश्चन में स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन क्या क्या है, जरा लिखते हैं। पहले वाले सवाल को उतारें। कह रहा है स्टेटमेंट है Z इज लेस देन और इक्वल्स टू W ओनली लेस देन X ग्रेटर देन और इक्वल्स टू B ओनली लेस देन E। सेकंड वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए जो ये है वो है K लेस देन और इक्वल्स टू N ग्रेटर देन O ग्रेटर देन और इक्वल्स टू P इक्वल्स टू Q ग्रेटर देन H। स्टेटमेंट P ग्रेटर देन और इक्वल्स टू D लेस देन और इक्वल्स टू A ग्रेटर देन और इक्वल्स टू F ग्रेटर देन X। कंक्लूजन क्या क्या है? तो पहले वाले का के 2 कंक्लूजन दे रखे हैं, पता लगाना कौन सा सही कौन सा गलत। हो सकता है दोनों भी सही हो सकता है दोनों ही गलत हो, वो आपको चेक करना है। X इज ग्रेटर देन Z, P इज ग्रेटर देन Z। इसमें कह रहा है K इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू Q, H इज लेस देन N, A इज ग्रेटर देन X, P इज लेस देन और इक्वल्स टू F। क्या पहली कोशिश खुद से होगी? जल्द बोलो भाई, यस और नो सभी लोग। Yes, sir. यस सर। वाली क्लास में राहुल पुरा के कितने बच्चे बैठे हुए हैं? जरा एक बार करना हैंड रेज, बाकी लोग करना हाथ नीचे। जल्दी। बोलो भाई। X is greater than Z,
ट्रू है फॉल्स है ये वाला? True. True. ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, बहुत बढ़िया, ये ट्रू है। नेक्स्ट, बी इज ग्रेटर देन जेड, True. फॉल्स। False. False. बी इज ग्रेटर देन जेड, चेक करो ध्यान से, बी कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। जेड कहाँ मिल रहा है? यहाँ मिल रहा है। इन दोनों के बीच में कौन कौन से, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, एक ये मिल रहा है। इन तीनों में प्रेफरेंस किसको देंगे? ये वाले को। तो Z इज लेस देन B आएगा ना। एक सेकंड, एक सेकंड, Z इज लेस देन B आएगा या पर यहाँ दे रखा है ना B इज ग्रेटर देन, हाँ तो ये भी बेटा ट्रू हो जाएगा। क्या ये वाला भी ट्रू हो जाएगा? चेक करो सब बच्चे, ट्रू आ रहा है, Yes, sir. ट्रू हो जाएगा, ये वाला भी ट्रू हो जाएगा। B इज ग्रेटर देन Z ही आ रहा है, ठीक है ठीक है। स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 3 में स्टेटमेंट पढ़कर जो पहला कंक्लूजन है, बोलो क्या ट्रू है फॉल्स है? False, sir. False. False. पहला वाला फॉल्स, सेकंड वाला True. True. h इज लेस देन n, h और n को पकड़ लो, बीच में 2 बार आ गए, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, कंपैरिजन हो जाएगा ये। तो ये वाला ट्रू स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला वाला स्टेटमेंट पता लगाओ कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। True. True. पहला वाला ट्रू हो जाएगा, सही है। P इज लेस देन और इक्वल्स टू F में ट्रू है फॉल्स है? False, sir. ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट। तो इस तरीके से आप इनइक्वलिटी वाले जो मुश्किल सवाल हैं उनको भी ज्यादा कुछ नहीं, राजा मंत्री चोर सिपाही खेल खेल के आराम से कर लेंगे। वो गेम खेला सबने, राजा मंत्री चोर का 4 बंदे वाला, तो वही काम किया मैंने इसमें। एक बड़ी ही गजब की ट्रिक बनाई है, किंग सोल्जर और पब्लिक। इससे इजीली तुम इनइक्विटी को सॉल्व कर लोगे, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, नई वाली ट्रिक शुरू नहीं कर पाएंगे, टाइम उतना है नहीं, तो अभी आज वाली जो क्लासेस को यहीं रोकेंगे। कोई मुश्किल हो तो पहले आराम से पूछ लो, 2 मिनट दे रहा हूँ, पहले यहाँ तक देख लो, एक बार पढ़कर रिवीजन कर लो, कोई मुश्किल हो पूछो सभी लोग। सर लास्ट वाला ऑप्शन एक्सप्लेन कीजिए।